चलिए तो हम लोग ना केसीएल के बारे में देखेंगे। केसीएल क्या कहता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी नोड इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इस अलजेब्रिक सम को समझते हैं कि क्या है। अलजेब्रिक सम को कुछ इस तरह से समझेंगे। अलजेब्रिक का तो मीनिंग हम आपको बता दिए फिजिकली, मगर इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे। देखिएगा इस जगह यहीं पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आने वाला करंट कौन कौन सा है? आने वाला करंट कौन कौन सा है? I1। और आने वाला करंट कैसे हम देखेंगे? इस नोड पर आप खड़ा हो जाइए तो आपको क्या पता चलेगा कि ये करंट आ रहा है I1, दूसरा करंट आने वाला I3, और कौन करंट आ रहा है जो भी ब्लैक पेन से लिखा गया I5, किसके बराबर है? जाने वाला करंट I2 और प्लस I4। ठीक है, इसके बराबर। मगर केसीएल तो बोला था द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी नोड इक्वल टू 0। यहाँ पर तो 0 के इक्वल नहीं हुआ, ये इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट हो रहा है, जो कि हम इसको बेसिक्स या फिर 11th-12th में देखेंगे कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, किसी भी नोड पर आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है। अब इसको हम अपोजिट सेंस में थोड़ा सा देखते हैं। सुनिएगा, इसमें की पॉइंट क्या है कि जैसे कोई वायर है और इस वायर में आई करंट लेफ़्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, आई करंट लेफ़्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। दिस आई कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे ऑल्सो। क्या? आई करंट फ्लो कर रहा है लेफ़्ट टू राइट, सेम करंट को हम बोल सकते हैं राइट टू लेफ़्ट कितना फ्लो करेगा? आई। ठीक है, राइट टू लेफ्ट आई विथ निगेटिव साइन, ये दोनों सेम चीज़ है। आई लेफ्ट टू राइट बोलिए या फिर राइट टू लेफ्ट लिखना है तो माइनस आई, दोनों सेम चीज़ है। आई करंट इस डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आई। ठीक है, आई करंट इस डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आई बोल सकते हैं। ठीक है, आई करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आई। अब मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूँ कि क्या है। ये हमारा नोड था, देखिएगा इसको हम केस 1 मानते हैं। ये नोड था, ध्यान से देखिए। दूसरा, दोनों डायग्राम को पहले बना लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, ये हमारा नोड है, नोड है। देखिएगा, हम इस केस में ना सब करंट को इनकमिंग के रूप में कन्वर्ट करते हैं। जितना भी करंट है सबको इनकमिंग के रूप में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर इस नोड पर क्या हो रहा है? ऑल करंट इनकमिंग, इनकमिंग। ठीक है, सब करंट को हम इनकमिंग के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, इनकमिंग के रूप में लिख रहे हैं। देखिएगा, I1 करंट आ रहा है ए, ठीक है, I1 करंट आ रहा है, रहने दीजिए, इसको इनकमिंग में लिखने का लिखा हुआ था। ठीक है, बढ़िया बात है। ये करंट जा रहा था तो यदि आने वाला करंट लिखे तो क्या होगा? अभी बोले थे इस डायरेक्शन में आई है तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आई है, इस डायरेक्शन में I2 है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस I2। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या होगा? दिया हुआ I3। इस डायरेक्शन में जो बाहर निकल रहा है I4 है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस I4। आगे बताइए, ए इनवर्ड आने वाला करंट कितना है? I5, I5 लिख दीजिए। सही है। अब इस नोड पर सब करंट का सम कीजिए। क्या रहा है? सब करंट का इस नोड पर सम कीजिए तो I1 माइनस I2 प्लस I3। ठीक है, जहाँ पर भी साइन नहीं दिया गया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? सब जगह पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक
ठीक है। और क्या है, -i4 प्लस क्या है i5 बराबर 0। यदि हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करें तो i1 प्लस i3 प्लस i5 बराबर i2 प्लस i4, i2 प्लस i4, ये भी यही इक्वेशन आ गया ना, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब किसी भी नोड पर यदि सब करंट को जोड़ दे, सब करंट को जोड़ दे, वो आइदर इनकमिंग रहे या आउटगोइंग, उसका सम 0 होना चाहिए। और उसका सम 0 होने का मतलब हुआ यहाँ पर कुछ पॉजिटिव साइन के साथ ऐड हुआ है, कुछ निगेटिव साइन के साथ, ठीक है। जो आ रहा है करंट वो पॉजिटिव साइन के साथ ऐड हो रहा है, जो जा रहा है करंट वो निगेटिव साइन के साथ ऐड हो रहा है। पैसा में भी तो हो रहा, जो आ रहा था अकाउंट में वो पॉजिटिव साइन के साथ ऐड हो रहा है, और जो जा रहा है वो क्या हो रहा है, निगेटिव साइन के साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इस केस में ना हम ऐसा कर सकते हैं कि ऑल आउट गोइंग करेंट, सबको ऑल करंट और आउट गोइंग करंट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, आउट गोइंग करंट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, आउट गोइंग करंट। तो ध्यान से देखिए, I1 आने वाला करंट था, तो हम यदि जाने वाला बनाना चाहते हैं तो क्या करिएगा, जो भी करंट को जाने वाला बनाना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, यदि हम इसको जाने वाला के रूप में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये आने वाला करंट क्या है I1, तो इधर हम अपोजिट डायरेक्शन में लिखें तो -i1 होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी जाने वाला करंट है तो i2 होगा, ये आने वाला करंट है तो जाने वाला क्या होगा -i3, ये जाने वाला करंट है i4 लिख दीजिए, ये आने वाला करंट है तो जाने वाला क्या होगा -i5। इस नोड पर अब जितने भी करंट है सबका सम कीजिए, सबका सम कीजिएगा तो क्या मिलेगा, -i1 प्लस i2 -i3 प्लस i4 -i5 बराबर 0। इस इक्वेशन को सोल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा, i2 प्लस i4 बराबर होगा, ये माइनस साइन इधर जाएगा तो i1 प्लस i3 प्लस i5 होगा ना। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, LHS RHS राइट है तो LHS बराबर RHS या फिर RHS बराबर LHS, तो हम RHS को लेफ्ट साइड ले आते हैं, i5 किसके बराबर होगा, i2 प्लस i4 के। अगेन सेम इक्वेशन रिजल्ट हुआ। अब ध्यान से देखिए, इस जगह हुआ क्या है, सब करंट का अलजेब्रिक सम 0 हो रहा है ना, क्योंकि विथ साइन 0 हो रहा है, और उसमें जो इनकमिंग करंट है, जो करंट, कुछ करंट का साइन पॉजिटिव और कुछ करंट का साइन निगेटिव, ठीक है। तो जो जा रहा था करंट वो सब पॉजिटिव, जो आ रहा था करंट वो जाने वाला के टर्म में निगेटिव हुआ। इसका मतलब यहाँ पर ना पैसा जो आ रहा है वो निगेटिव हुआ और पैसा जो जा रहा है वो पॉजिटिव हुआ। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, बट करंट के साथ हो सकता है। बट पैसा और करंट दोनों कैसा टर्म है, दोनों का अलजेब्रिक सम होता है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो व्हाट यू हैव टू लर्न हेयर कि व्हाट इज अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एडिशन क्या है, अलजेब्रिक एडिशन क्या है वो समझना जरूरी है। विथ साइन, यदि आ रहा है तो एक पर्टिकुलर साइनेशन होगा, जा रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर साइनेशन होगा। और हम क्या इसमें सीखे क्या कि आइदर सबको किसी भी नोड पर सब करंट जाने वाला का सम कर दे या फिर किसी भी नोड पर सब आने वाला करंट का सम कर दें, तो 0 होगा, क्योंकि ये एडिशन जो हो रहा है ये अलजेब्रिक हो रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एडिशन हो रहा है वो अलजेब्रिक हो रहा है, दिस इज़ वेरी। ये सोचो कि यदि KVL और KCL, अभी जो बात करें वो तो KCL के, यदि ये KCL इक्वल टू 0 नहीं कहता, मतलब किसी भी नोड पर अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल टू 0 नहीं कहता, तो उसको ये डिफाइंड करना पड़ता क्या, कि जो आ रहा है करंट वो पॉजिटिव, जो जा रहा है करंट निगेटिव, और उस साइन के बेसिस पर बताना पड़ता है। जैसे इक्वल टू 0 नहीं रहता तो ये सब बराबर नहीं आते, ठीक है, उसमें रूल डिफाइंड करना पड़ता। तो KCL जो बोला है ना वो बहुत सॉलिड ढंग से बोलते के चला गया कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी नोड इक्वल टू 0। अब ये आपका काम है कि कैसे सेंस देखते हैं, इसलिए कोई बुक पढ़िएगा ना तो हर जगह डिफिनीशन अलग अलग मिलेगा। क्या, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव माने हुए रहेगा, अलग अलग बुक में इनकमिंग करंट को पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट को निगेटिव।
दोनों, या फिर आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव, इनकमिंग करंट को नेगेटिव, दोनों से इक्वेशन सेम आता है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को क्या ध्यान देना है कि करंट का एडिशन जो हो रहा है अलजेब्रिक, दैट इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई वी हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे पास अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि हम कैसे मैनेज करें। यदि हमसे पूछेगा सर ये तीनों में क्या क्वेश्चन बनाते समय प्रेफर करना चाहिए, तो आप यदि बेसिक लेवल पर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर सिंपली इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर कर दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस दोनों में मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा, मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ये मैं नोडल एनालिसिस में यूज करता हूँ, ठीक है। जितने भी नोडल एनालिसिस में नोड पर क्या निकालना रहता है, केसीएल इक्वेशन को परफॉर्म करना रहता है, तो हम क्या करेंगे, ईच नोड पर जहाँ पर का पोटेंशियल अननोन है वहाँ पर का सब जाने वाला करंट का सम को 0 के बराबर कर देंगे। तो नोडल एनालिसिस में हमारा इसका यूज होगा। आप इसको साइड में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दिस कॉन्सेप्ट विल यूज इन नोडल एनालिसिस, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट विल यूज इन नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस में बेसिकली हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कॉपी कीजिए और देखिए आगे, लिखिए यहाँ तक। चलिए अब हम थोड़ा सा केवीएल के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग केवीएल के बारे में देखेंगे, ठीक है। केवीएल के बारे में देखें। केवीएल के बारे में देखें, केवीएल के बारे में देखें। केवीएल क्या है? अगेन केवीएल भी बहुत सिंपल फंडा दिया, डिफिनीशन में ही बोल दिया, इन एनी लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, अब पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट पॉइंट पोटेंशियल, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें भी आप पर फ्लेक्सिबिलिटी होगा कि ड्रॉप पॉजिटिव ले रहे हैं या फिर वो सोर्स की तरह काम कर रहा है उसको नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। मगर अभी फ़िलहाल ये बात को पूरा तरीके से क्लियर कर लेना कि जो मैं साइन कन्वेंशन यूज़ करने वाला हूँ केवीएल, वही आपको फर्दर पूरा थ्रू आउट सिलेबस यूज़ करना है। क्योंकि मैं तो एक बार ये इसको यूज़ करने लगा तो आपका एनालॉग मैं ही पढ़ाऊँगा, उसको भी मैं सेम तरीके से यूज़ करूँगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेम कन्वेंशन यूज़ करूँगा, ठीक है। पावर सिस्टम में सेम कन्वेंशन यूज़ करूँगा, मशीन भी सेमी कन्वेंशन से यूज होते रहेगा। तो जो भी सब्जेक्ट मैं डील करूँगा उसमें मैं सेम कन्वेंशन यूज़ करूँगा, ठीक है। यदि ए टू डी टू कन्वर्टर देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सेम कन्वेंशन को यूज़ करूँगा, सब आउटगोइंग करंट का सम 0 के बराबर कर दूंगा। बस आपको दिमाग में चलना चाहिए कि इनकमिंग करंट 2 एम्पियर है तो आउटगोइंग करंट -2 एम्पियर होगा, दैट्स इट, टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो मुद्दे की बात है कि आपको ध्यान क्या देना है कि कन्वेंशन एक बार एडप्ट कर लेना कि नहीं ऐसा होता है। तो हो सकता है कि 12th में जो इससे पढ़े होंगे उसमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन हो सकता है कि अच्छा हम लोग डिफरेंट कन्वेंशन को यूज़ करते थे, बट अभी फ़िलहाल जो भी प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्जाम का कर रहे हैं, गेट, ईएससी, आपका बार की शुरू व्हाटएवर, DCL, AEGCL, जो भी कंपटीशन का कर रहे हैं, आप एक बार सेट हो जाए कि हमको ये कन्वेंशन यूज़ करना है। वंस यू डिसाइडेड यू आर यूजिंग थ्रू आउट सिलेबस, नॉट इन द नेटवर्क। प्रॉब्लम क्या आती है ना, कुछ लोग नेटवर्क का बुक पढ़ के पूरा उसका कन्वेंशन यूज़ कर लेता है। जब एनालॉग का बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर दूसरा राइटर डिफरेंट कन्वेंशन यूज़ करता है, तो फिर वहाँ पर वो दूसरा एडप्ट करने का ट्राई करता है। यहीं पर क्या होता है कि नेटवर्क का जो रियल थीम और नेटवर्क का जो एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंस था वो अपना खो देता है, ठीक है। और उसको क्या लगता है कि एनालॉग एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। आप देखिएगा मैं यहाँ से तुरंत पॉइंट पोटेंशियल उठा लूँगा, सब नेटवर्क है, सब पॉइंट पोटेंशियल भी क्लोज नेटवर्क, वहाँ पर भी केवीएल सेम तरीके से यूज़ करेंगे। यानी हम लोग एम्पलीफायर डील करें, डायोड सर्किट डील करें, मॉसफेट डील करें, ऑप-एम्प डील करें, विल नॉट यूज डिफरेंट कन्वेंशन जो अभी बताने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम एक क्लोज सर्किट बना लेते हैं, क्लोज नेट, क्लोज सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। देखिए
ठीक है। इसके एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V1, यहाँ पर दिया हुआ है V2, ठीक है। इसके क्रॉस दिया हुआ है V3। ये डायरेक्शन ना वो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसके बाद V4 दिया हुआ है, V4, ठीक है। ये 4 पोटेंशियल दिया हुआ है। हम क्या कहें, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इन एनी लूप इज इक्वल टू 0। लूप तभी होगा जब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ से जाने लगे, तो दिखा पहला पोटेंशियल डिफरेंस ये, ठीक है। मगर यहाँ पर हम V1 लिखे, V2 लिखे या माइनस V2 लिखे, ये पता नहीं चल रहा है। इसके पार यहाँ से हम क्रॉस किए, यहाँ से इसको लिखने के बाद नेक्स्ट कौन मिला, V3, तो V3 लिख देंगे। अब जब हम इसको क्रॉस किए तब कौन मिला, V4, तो V4 लिख देंगे। इसके बाद हम कहाँ पर आ गए, V1 लिखेंगे और देन हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। मगर ये सबका सम करना है, तो इधर सबका पॉजिटिव लिख लिया जाए या सबका निगेटिव लिख लिया जाए, कैसे सम करना है, इसके लिए एक रूल है और वही रूल को आपको फॉलो करना है। कुछ लोग इसको बताते हैं ड्रॉप को पॉजिटिव लो और सोर्स को निगेटिव लो, कुछ ड्रॉप को निगेटिव लो, सोर्स को पॉजिटिव लो, ऐसा करके वो सब रूल नहीं करना है। करना क्या है, यहाँ से चले ना, क्या मिला, पॉजिटिव, तो प्लस V2। इसके बाद चले तो क्या मिला, निगेटिव, माइनस V3। यहाँ से चले क्या मिला, पॉजिटिव, तो प्लस V4। इसके बाद चले क्या मिला, माइनस V1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते थे, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ना होके यहाँ से भी हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ना होके यहाँ से हो सकता है। और यदि हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखें कि हम किस डायरेक्शन में चले हैं, तो ये डायरेक्शन जो है एक क्लॉकवाइज है। ये किस डायरेक्शन में चले हैं, क्लॉकवाइज में चले। अब इसमें क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टार्टिंग यहाँ ना करके यहाँ से कर सकते थे, यहाँ से कर सकते थे, यहाँ से कर सकते थे, कहीं से भी स्टार्ट करते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, एक क्लॉकवाइज ना चल के एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते थे, दोनों आप कर सकते थे। केवीएल ये सब कुछ बोला ही नहीं कि स्टार्ट कैसे करना, ये मेरा रूल है, ये मैं आपके कन्वीनियंट के अनुसार से बनाया हूँ, ना कि ये केवीएल के द्वारा रूल बनाया गया। केवीएल तो एक स्टेटमेंट है, उसको अलजेब्रिक सम ऑफ एनी लूप, अलजेब्रिक सम सब करंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है, वो बोल के चला गया। अब आप समझिए कि इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं, मगर इस तरह से यूज़ कीजिएगा कि बाकी से कम टाइम में सोल्व हो जाए और बाकी से ज़्यादा एक्यूरेट सोल्व हो जाए। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने का मोटिव क्या है, यदि हम बात करें तो कोई भी क्वेश्चन को कंपटीशन में क्या इंटेंशन है, इंटेंशन तो सिंपल है कि कोई भी जो भी अदर सोल्व कर रहा है उससे कम टाइम में सोल्व करे, कोई भी अदर सोल्व कर रहा है उससे ज़्यादा एक्यूरेट। यानी हमारा जैसे कोई 100 बार केवीएल लगाया तो उसका 60% सही हुआ, 40% रॉन्ग हो गया, 60 बार सही और 40 बार रॉन्ग। हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम 100 बार केवीएल लगा रहे हैं तो 99 टाइम्स सही लगे। 1% का एरर तो ऐसे भी आप गलती लिखते समय वैल्यू देख के लिखिएगा तब गलत होगा, ठीक है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि ऑलमोस्ट 99 टाइम्स सही हो जाए, ठीक है, केवीएल अप्लाई करते समय, केसीएल अप्लाई करते समय। तो हम उस मेथड को अडॉप्ट करेंगे जहाँ से हमारा एक्यूरेसी ज़्यादा हो और टाइम भी कम लगे। तो इसको देखिएगा, इस तरह से चलेंगे। अगेन इस सेम इक्वेशन को यहाँ से स्टार्ट करते तब पर भी दिक्कत नहीं था, यानी यही इक्वेशन को यदि हम यहाँ से लिखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये क्या था 1, यदि स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ से करते तब क्या होता, माइनस V1, सेम ही डायरेक्शन, माइनस V1 प्लस V2 माइनस V3 और प्लस V4 बराबर 0। यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे एंड हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, यहाँ से भी। ये भी किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज में। अब यदि हम एंटी क्लॉकवाइज में चलते तो क्या होता, स्टार्टिंग पॉइंट 1 से एंटी क्लॉकवाइज में चलते तब क्या होता है, यहाँ से देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज में चलते तो ऐसे कुछ मिलता, तो पहले आते तो प्लस V1 होता, यानी साइन यहाँ पर चेंज हो गया, V1 माइनस V1 बिकम प्लस V1 हो गया, ठीक है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आगे बताइए, ये प्लस V1 हो गया, ये प्लस V1 हो गया, प्लस V1 आगे
-V4 आगे +V3 आगे -V2 बराबर 0। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं, सेम है। ध्यान से देखिए, यदि हम माइनस साइन को कॉमन ले लें तो माइनस के आगे 1 छिपा हुआ है, -1 कॉमन चला गया। ठीक है, और क्या होगा, V1 -V1 आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन लीजिएगा तो -V1 +V4 -V3 और +V2 = 0। अगेन -1 को इधर दे सकते हैं तो क्या आ जाएगा, -V1 +V4 -V3 +V2 बराबर 0। ये इक्वेशन को चेक कीजिए, दोनों सेम है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब पूरा फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए हुआ ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट = 0। यदि ये 0 के बराबर नहीं होता तो फिर से यह स्टोरी हमारा कुछ और होता। तो हमारे लिए कौन आसान किया, वही KVL आसान किया। ठीक है, वो स्टेटमेंट इस तरह से दिया है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट = 0। अगेन आपको इसमें ये चार्ज बैलेंस प्रिंसिपल पर क्यों काम करता है, आपको पता है करंट इज नथिंग बट I = dq/dt, है ना। तो यहाँ पर सब जगह I को रिप्लेस कर दे तो ये टोटल चार्ज कितना आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है। इसका मतलब चार्ज किसी नोड पर कोई एकोमोडेट नहीं हो रहा है, तो ये चार्ज बैलेंस प्रिंसिपल काम कर रहा है। ये किस बैलेंस प्रिंसिपल, एनर्जी बैलेंस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। जब आप गेट वगैरह और डेप्थ में, गेट में भी आजकल 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो डेप्थ वैसा नहीं है कि आपको हर चीज़ डिराइव करके निकाल रहे हैं तो मार्क्स ले रहे हैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, नहीं। आपको विद इन टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर दिए, मार्क्स आ गया, दैट्स इट। तो हम लिख लीजिए दोनों स्टेटमेंट। इट इज़ बेस्ड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन, यहाँ पर लिखिए इट इज़ बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। थोड़ा बहुत और भी पॉइंट है कि ये किस नेटवर्क के लिए वैलिड है। तो KCL और KVL जो कि किरचॉफ लॉ है, दैट इज़ ओनली वैलिड फॉर लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, दैट इज़ ओनली वैलिड फॉर लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इट इज़ नॉट वैलिड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, यानी जहाँ पर हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे ना, तो वहाँ पर KCL KVL नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, वो भी हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जब पढ़ेंगे तो उसको भी डिटेल से बताएंगे कि क्यों नहीं कर सकते। और फिलहाल के लिए आप जानिए कि ये लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए वैलिड है। क्या सर इसके लिए जो एलिमेंट होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए? नो, ये एलिमेंट आपका लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो और आपका टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट। बट इसमें एक चीज़ का रिक्वायरमेंट है कि नेटवर्क आपका कैसा होना चाहिए, वो लम्प्ड होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में आप KVL KCL नहीं परफॉर्म कर सकते। बट ओम्स लॉ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर लीनियर एलिमेंट। वहाँ पर नॉन लीनियर के में आप ओम्स लॉ V = IR को नहीं यूज़ कर सकते, VL = LdI/dt नहीं यूज़ कर सकते हैं। जब इंडक्टर सैचुरेशन रीजन में चला जाए वहाँ पर आपको लीनियर यूज़ करना है। बट ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड इन लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोथ। ओम्स लॉ क्या रिस्ट्रिक्शन करता है, एलिमेंट हैज़ टू बी लीनियर, अदर देन उसको कोई मतलब नहीं। कि किरचॉफ लॉ क्या चीज़ पर रिस्ट्रिक्ट करता है कि नेटवर्क को लम्प्ड होना जरूरी है, अदर देन इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक आपका नोडल एनालिसिस, सॉरी KVL KCL और ओम्स लॉ के बारे में बताएं। थ्रू आउट हम लोग को चलते रहेगा। ये पहला क्वेश्चन नहीं, पहला क्वेश्चन मतलब ऐसे ही बेसिक उठा लिया। अब सोचिए कि आप जितना सर्किट पढ़िएगा तो सब में तो इसको यूज़ करना ही है। तो एक बार इसको बढ़िया से कॉपी कर लीजिए, फिर से सर्किट सोल्व करेंगे, देखते जाइएगा। अब इसके बाद ना VDR वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल, प्रैक्टिकल सोर्स सबको देखेंगे। कॉपी कर लीजिए बस।